पहले इसने कहा कि वो जो 44 करोड़ रुपए खर्च हुए थे कि वो स्पेशल प्लेन से भारत के अधिकारी गए थे और खाली हाथ लौटाए, तो 44 करोड़ रुपए देश के भट्टी में चले गए। तो 44 करोड़ रुपए भारत आज की तारीख में इतना पैसे वाला हो चुका है कि इस तरह के कामों के लिए 44 करोड़ रुपए बढ़िया है। पूरे 140 करोड़ लोगों का मनोरंजन हुआ, उनके कलेजे को ठंडक मिली। पहले तो इसको ही बता दूं, 1500 करोड़ का कर्जा होते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने 1550 करोड़ का कर्जा और दे दिया था मेहुल चौकसी को। ये जरा हिसाब किताब देगी इसका। ये जो बैठी है बुढ़िया, आई है ज्ञान देने नरेंद्र मोदी को, इस देश के प्रधानमंत्री को गरियाने के लिए आ गई है। तो इसको तो गालीबाज आंटी लोग कहते हैं। कांग्रेस की दुर्गति ये हो गई सर कि तहाबुर राणा आया तो पूरा दिग्विजय सिंह से लेकर के कपिल सिब्बल तक सबके होश उड़ गए हैं कि मालकिन का अब क्या होगा। ये जो लोग ये कहते थे कि बैंक लूट करके लोग भाग गए, जिनके दौर में बैंक लूटा गया, भागा गया, उल्टा पलटी मार करके उस समय खेल कर रहे थे, अब जब उनके लौटने का समय आ रहा है, अब मेहुल चौकसी की भी गिरफ्तारी हो रही है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन माना जा रहा है तहाबुर राणा की तरह ये भी आएगा। तहाबुर राणा से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तहाबुर राणा तो मुझे लगता है कि आज तक का हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कोई प्रत्यर्पण की, लेकिन मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी मतलब उसका भारत आना उसका भी तय हो गया आज न कल। इससे कांग्रेस छटपटाने क्यों लगी है? आप चौंक जाएंगे। वो जो बुढ़िया जो है इसकी, जो जिसको लोग घंटी घंटी करके भी कहते हैं, घंटी वाली आंटी, वो घंटी वाली आंटी जो है ये आज तिल मिलाई है। जरा घंटी वाली आंटी को सुनिए, व्यूअर समझ जाएंगे घंटी वाली आंटी इसको क्यों कहते हैं लोग। ये देखिए इसको। Mehul Bhai, Mr. Modi refers to him as Mehul Bhai to get him back. We had spent about 44 crore rupees. He did not come back. The reality is, whether it is Mehul Choksi or Nirav Modi or Vijay Mallya or Vinay Mittal or Sanjay Banani, anybody, none of these people have come back. There are 33 economic financial fugitives who have fled this country from under Mr. Modi's nose. You have got a headline today, but what is it resulting in? Is the common man of this country whose money was swindled by these people, are they going to get a single penny back? Until and unless they don't bring these fugitives back, until and unless they're not brought back to the law of this land and they're made to face the rule book, this is all hogwash. The reality is that you were trying to extradite Vijay Mallya and Nirav Modi and Mehul Choksi and Vinay Mittal and all kinds of people, but you haven't been able to do that. It's a headline management story. What is this going to result in? They swindled almost 15 to 20,000 crore rupees of Punjab National Bank. Has the bank got its money back? Is the big question. ये घंटी वाली आंटी मतलब इस कदर बौखला क्यों गई है? मनीष जी, दर्शकों को मजा आएगी, दर्शकों को मजा आएगी। और इसने फुलटास फिर फेंकी है नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने। इसने कहा 33 बताया, 4-5 का नाम लिया उसमें, नीरव मोदी और वही जो रटाए विजय मल्ल्या, चौकसी, इन सबके 3-4 लोगों का नाम लिया, बाकी बताया कि कुल 33 लोगों को बताया। तो एक एक करके चलते हैं। पहले इसने कहा कि वो जो 44 करोड़ रुपए खर्च हुए थे कि वो स्पेशल प्लेन से भारत के अधिकारी गए थे और खाली हाथ लौटाए, तो 44 करोड़ रुपए देश के भट्टी में चले गए। 44 करोड़ रुपए में इस देश के 140 करोड़ लोगों को परम आनंद आया था, परम आनंद अनुभूति हुई थी। याद करिए, ये उसी समय की बात कर रही है जब जाकर यहाँ की एजेंसियों के लोगों ने लात घूसों से मार मार के नीले से पीला कर दिया था, ऊपर से लेकर नीचे तक। केवल वो अपहरण करते तो उस देश का नियम टूट जाता, मगर उसको इस हालत में कर दिया था कि बैसाखी में भी 2 लोग पकड़ के उसको पैदल चल रहा था और उसकी बीवी ने कहा था कि ये जिन्होंने मारा इसको, वो जो थे रा के लोग थे, भारतीय अधिकारी थे, खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे, और मरते दम तक मार के अधमरा करके छोड़ दिया। और उस घटना का ये जिक्र कर रही है, इसका बड़ा तड़प रही है। तो 44 करोड़ रुपए भारत आज की तारीख में इतना पैसे वाला हो चुका है कि इस तरह के कामों के लिए 44 करोड़ रुपए बढ़िया है। पूरे 140 करोड़ लोगों का मनोरंजन हुआ, उनके कलेजे को ठंडक मिली। पहले तो इसको ही बता दूं। अब आता हूं मनीष जी, जरा अब ये हिसाब किताब करेगी कि जिन 33 लोगों की ये बात कर रही है, और एक दर्शक इसमें याद रखेंगे, अपनी भाषा बोली, ये पंजाब नेशनल बैंक की इसने बात की। और ये जो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक का ही पैसा इनका सबसे ज्यादा लेके भागे हैं। कि ये जितने 33 लोग हैं, इनमें से क्या किसी ने 16 मई 2014 से
बाद पैसा मारा है या उससे पहले मारा है। ये जितने लोग हैं 33 के 33, ये सारे लोग कांग्रेस के शासनकाल में, जो प्रधानमंत्री मोदी टेलीफोन बैंकिंग की बात करते हैं, ये उसी टेलीफोन बैंकिंग से ये लोग निपटे हैं। और इन्होंने हजारों करोड़ रुपए, 33 लोगों को नाम ले रही, सब पैसा लेके भागे हैं। भागे ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल में है। तो पैसा तो तुमने दिलवाया था, तो नरेंद्र मोदी की समझ कार्रवाई चल रही थी, उसमें भागे, इन पे कोई रोक नहीं थी। लेकिन जरा अब इनका पोल खोलता हूँ मनीष जी। एक दिनेश दुबे थे, लोग भूल जाते हैं, 2018 में वो सामने आए थे इस देश के सामने, और वो पंजाब जिस बैंक का नाम ले रही उसी बैंक के थे, पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो थे। और वो मध्य प्रदेश के थे। और दर्शक ये भी जान लें कि वो दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी हुआ करते थे, डॉक्टर दिनेश दुबे। और दिनेश दुबे ने ये बताया था कि 14 सितंबर 2013, यानी कांग्रेस की सरकार जाने से 5-7 महीने पहले, कि 14 नवंबर 2013 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, और उसमें 15.5 यानी 1,500 करोड़ रुपए का, 1550 करोड़ रुपए का कर्जा मेहुल चोकसी को देने की बात हुई। तो दिनेश दुबे खड़े हुए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, उन्होंने कहा ये कर्जा इसको हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपए का कर्जा लेके खा चुका है और एनपीए हो चुका है। इसने 1500 करोड़ में से 1 रुपया वापस नहीं किया, तो इसको हम दोबारा और 1500 करोड़ किस बात दे दे। तो उन्होंने कहा कि मुझसे सीएमडी ने कहा कि 1550 करोड़ रुपया इसको इसलिए देना कि वो जो 1500 करोड़ इसके पुराने कर्जे में एडजस्ट कर देंगे, और 50 करोड़ ये अपना ले जाएगा आगे। इस तरह से मेहुल चोकसी को ओबलाइज कर रही थी कांग्रेस की सरकार। 14 सितंबर 2013 की घटना है। और दिनेश दुबे, जो दिग्विजय सिंह के बड़े खास हुआ करते थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने आकर सामने आके बताया था। आज तक किसी कांग्रेसी ने खंडन नहीं किया उसका, और दस्तावेजों में दर्ज है कि 1500 करोड़ का कर्जा होते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने 1550 करोड़ का कर्जा और दे दिया था मेहुल चोकसी को। तो ये जब आई थी ना ज्ञान देने के लिए, इसको जरा पलट के देख लेना चाहिए था कि कुकर्म किसके किए हुए हैं। और एक तारीख और याद दिलाऊंगा मनीष जी कि 2014 के चुनाव हो चुके थे, वोट पड़ चुके थे, और एग्जिट पोल आ चुका था। ये सबसे खास बात है कि एग्जिट पोल आ चुका था, और सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बड़े बेआबरू होकर बाहर जा रही है, और नरेंद्र मोदी की सरकार बड़े धूमधाम से सत्ता में आ रही है। 14 जुलाई, मेरे ख्याल से 14 मई को वो आया था एग्जिट पोल, 14 मई या 12 मई को। और रिजल्ट से एक दिन पहले 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था। उससे एक दिन पहले 15 मई 2016 को चिदम्बरम एक चिट्ठी लिख रहा था वित्त मंत्रालय के लिए, क्योंकि उस समय वित्त मंत्री वही था। और उसने वो चिट्ठी क्या लिखी थी मनीष जी? उसने उस समय 80-20 स्कीम चल रही थी, हेरा फेरी वाली स्कीम, कांग्रेसी हेरा फेरी काम ही करते हैं, कि उसमें 400 किलो सोना आयात करने की परमिशन मेहुल चोकसी को दे दी जाए। ये चिट्ठी 15 मई 2014 को देश के वित्त मंत्रालय को चिदम्बरम लिख रहा था। ये जरा हिसाब किताब देगी इसका। ये जो बैठी है बुढ़िया, आई है ज्ञान देने नरेंद्र मोदी को, इस देश के प्रधानमंत्री को गरियाने के लिए आ गई है। तो इसको तो गालीबाज आंटी लोग कहते हैं। तो ये बताया कि जब 12 मई को एग्जिट पोल आ चुके थे, वो बता चुके थे कि कांग्रेस को कान पकड़ के जनता ने बाहर निकाल देगी सत्ता से, नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है। और 16 मई को रिजल्ट आया था, और उससे एक दिन पहले ये चिदम्बरम किस लिए चिट्ठी लिख रहा था? कितना पैसा खाया था उसने मेहुल चोकसी से? ये 2 नंबरी कमाई करने के लिए। और मतलब थोड़ा बहुत बनी जी, 400 किलो सोना एक्सपोर्ट करने की इजाजत, परमिशन दे दी गई थी मेहुल चोकसी को। तो मेहुल चोकसी को 1500 करोड़ का वो कर्जा होते हुए एक और 1500 करोड़ कर्जा, और ये वाला जो मैंने बताया कि 400 किलो सोना, 400 किलो तोला की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से तुमने पाला, और वो भागे। तो ये तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का एक उपलब्धि है कि वो 2014 तक मनीष जी नहीं भागे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ तो सब मिल बांट के हम लोग खाएंगे। लेकिन जब सरकार बदल गई, सरकार ने डंडा चलाना शुरू किया, तो एक एक करके सब भागे। तो ये मेहुल चोकसी और पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रही थी, तो जरा इस पर आईना दिखाना था। तो अभी इतना मैंने बताया है। लेकिन
जतिन मेहता क्यों भागा था? वो 2012 में भागा था और 7,000 करोड़ रुपए लेके भागा था। 7,000 करोड़ का उसने कर्जा लिया और जरा कितना मनी, कैसी बैंकिंग हो रही थी, कैसी मिली भगत के साथ सरकार लूट रही थी मिलके इन ठगों के साथ। जतिन मेहता 2012 में उसको सितंबर में उसको कर्जा मिलता है और अक्टूबर में वो देश से भाग जाता है। यानी सिर्फ कर्जा लेने के लिए रुका हुआ था वो। और वो ये जब भाग जाता है, उसका जब वो पैसा नहीं जमा करता तो जब बैंक वाले पता करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि जतिन मेहता ने तो विदेशी नागरिकता ले ली, कई गल्फ कंट्री के लिए है। और वो तब से लेकर आज तक वो पलट के वापस नहीं आया। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, देखा कि ये तो भाग गया था, कर्जा मिलते 2-3 महीने के अंदर भाग गया हिंदुस्तान से, तो वो तो प्लान बना के भागा था। जतिन मेहता नाम है। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार ने जरा इसकी तलाशी शुरू की कि चलो इसका कुछ तो इसकी संपत्ति जब्त की जाए, तो हिंदुस्तान में मात्र 250 करोड़ की संपत्ति मिली थी उसकी, जो उसकी जमीन जायदाद मकान दुकान सब मिला के 250 करोड़ की संपत्ति थी। बाकी सब बेच बाज के चला गया था। तो 7,000 करोड़ रुपए 2012। और पीछे चलता हूँ, ये जो 33 गिना रही है वो पाप किसके समय के हैं? वो 2010 में भागा मनीष जी, एक ललित मोदी जो बड़ा प्यारा है। तो वो ललित मोदी कब भागा था? ललित मोदी 2012 में भागा, 2010 के 12 में भागा। और उसके वो तो बाकायदे सामने आकर कह चुका है, ये गालीबाज आंटी को नहीं पता होगा कि वो तो बता चुका है कि हमारे पास वरुण गांधी कैसे आए थे और कहा था कि 350 करोड़ रुपए आंटी के पास इटली में पहुंचा दो तो तुम्हारा मामला रफा दफा हो जाएगा। ये सब कौन सा खेल चल रहा था ये? तो अभी तक कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे भी कोई अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया है। 10-12 साल हो चुके हैं। और याद दिलाऊं मनीष जी, वो एक यहाँ पे स्वघोषित राजा हरिश्चंद्र पैदा हुआ है जिसका नाम जस्टिस काटजू, जो अब रिटायर्ड हो चुका है। वो विजय माल्या किसके लिए वहां जाके इंग्लैंड में जाके गवाही देने तैयार हो गया था। तो इस टाइप के कर्म कर रहे थे तुम, और आज जब माल्या पकड़ा गया तो छटपटा रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि तुमको डर लग रहा है, तुमको लग रहा है कि क्या होगा। और आके जैसे ताहूर राणा अभी जवान खोलेगा, ऐसे ये लोग जवान खोल देंगे। तो माँ बेटा बहन और दामाद और जितने हो सब अंदर चले जाओगे। त्याड़ में लाइन लगेगी कि आधार कार्ड देख के अंदर दी जा रही एंट्री, बहुत लंबी लाइन है। ये है इनका डर। इस वजह से ये डर रहे हैं, दुनिया भर का ज्ञान आज की तारीख में बांट रहे हैं। ये कमाल की बात ये है कि ये लोग कहते हैं गुजरात लॉबी। अब सोचिए कि गुजरात के इस बेईमान बनियों से इनकी साठगांठ कैसी थी, और नैरेटिव में गुजरात कहते हैं ना कि ये गुजरात मॉडल है। मेहुल चौकसी गुजराती, जतिन मेहता गुजराती। तो गुजरातियों से, बेईमान गुजरातियों से, फ्रॉडिया गुजरातियों से, ठग गुजरातियों से दोस्ती किसकी थी? कांग्रेस की। जतिन मेहता वाला तो मनीष जी आंखें खोल देने वाला केस है कि उसको कर्जा मिला, 7,000 करोड़ लेके भाग गया वो। मतलब उसने कोई काम धंधा भी नहीं किया। ये लोग तो कम से कम 2-3 साल यहाँ रहे हिंदुस्तान में। वो तो पैसा कमाल की बात है कि इनको जब पता चल गया कि सत्ता जा रही है, सत्ता चली गई, 2014 में जो ही सरकार आई, आनंद फानन में सब भाग गए। ये सब भाग गए, इनको भगाया गया। और वही है कि ये फैक्ट जब सामने आएगा, इन सबका सच जो है वो पूरा देश देखेगा। यही बेचैनी है कि तहब्बुर राणा आया तो परेशानी, मतलब इसको कोई उपलब्धि नहीं मानी जाए। ये भारत के इतिहास में प्रत्यर्पण की सबसे बड़ी उपलब्धि है तहब्बुर राणा। और कहना ना इसमें कुछ है कि नहीं, इसमें पीठ हम तो बहुत पहले से कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सच जो आएगा, अभी तो मैंने उठाया है उसको ट्रांसलेट करके, जब वो किताब तो गायब है, जब तक दिग्विजय सिंह और अजीज बर्नी को गिरफ्तार करके डिटेन करके लठ बरसा करके नहीं पूछा जाएगा, इसका असली सच सामने नहीं आएगा। मैं भी पलट रहा था इस किताब के जो 26 से 11 वाला का, जो मैं डाउनलोड करके वो निकाला कुछ। मुझे लगता है परत दर परत इसे समझाने की जरूरत होगी। ये दिग्विजय सिंह और इसका खेल इतना खतरनाक था कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसकी पॉलिटिकल हत्या करने की साजिश थी, आरएसएस की साजिश नहीं। इसका मैंने विश्लेषण किया, व्यूअर्स अलग से देखेंगे। पूरा खेल था एलके आडवाणी को बदनाम करना और नरेंद्र मोदी के पूरे पॉलिटिकल करियर को खत्म करना। पूरी साजिश ही 26 से 11 नरेंद्र मोदी के लिए थी। ये उस किताब से साफ होता है। मैंने एक विश्लेषण किया, कई विश्लेषण की जरूरत होगी। मैं दर्शक समझ लें कि इसी किताब में बाकायदे लिखा है कि वो जो 10 हमलावर आए थे पाकिस्तान से यहाँ पे, हम बम्बई में हमला जिन्होंने किया था, उनके रहने खाने, उनको पैसा देके उनकी व्यवस्था
नरेंद्र मोदी ने की थी, जो गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे। तो एक सवाल मनीष जी फिर आ जाता है कि ये यही शिकायत ओबराय होटल के लिए भी कहा, ओबराय होटल का जो मालिक है वो मोदी का दोस्त है, इसीलिए ओबराय होटल में ठहराया गया। तो ये पूरा इसीलिए अब इन सबका सच जो तहब्बुर बताएगा बेचैनी इसीलिए, और मुझे लगता है इसीलिए मेहुल चौकसी के आने की भी बेचैनी है। नहीं मनीष जी, उस अजीज वर्नी को तो तत्काल उसको पकड़ के उसका सर घुटवाना चाहिए, जो बड़े बड़े हाँ नहीं, वो मरवर जाएगा सर, मरवर जाएगा वो, कहीं हो सकता है सदमे में मरवर जाए। तो कह रहा है बूढ़ा घर में रह रहा है, इतनी उम्र भी नहीं हुई है उसकी, उसको घसीट करके लाए जाने की जरूरत है। ऐसा ना कि पहले कुछ सल्फास वल्फास खा के मर जाए वो। मुझे लगता है सबसे जैसे दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीटते हुए लाया था, वैसे बंबई पुलिस उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए उसको सड़कों पर घसीटे, उस अजीज वर्नी को। अजीज वर्नी तो लिख चुका है ना, तो उसके लिए कौन से सबूत की जरूरत है? उसको ऊपर काहे वो माफी मांग मेहरबानी? चुका है, वो कह चुका है कि मुझसे किताब लिखवाया गया, लेकिन इससे नहीं, ऐसे माफी से काम थोड़ी चलेगा। ऐसे तो मनीष जी ताहूर राणा भी माफी मांग ले।